नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज शाम होते होते एकदम से इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन सदन ने एक ऐसी बात बता डाली, एक ऐसा निर्णय ले लिया जिसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में महाभारत खत्म नहीं हुई है और तेज हो गई है। दरअसल जो सिंबल है, शिवसेना का जो सिंबल था, जो कि फ्रीज कर दिया गया था क्योंकि दो गुट लड़ लिए आपस में, तो वो सिंबल अब उठा करके दे दिया है एकनाथ शिंदे गुट को। तो इसको लेकर के अब दोनों गुट एक बार फिर से आवाज उठा रहे हैं। एक गुट है जो कि खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा, पटाखे फोड़ रहा है, तो वहां उस तरीके का शोर है। और दूसरा गुट है उद्धव ठाकरे गुट, जो कि आंदोलन व्रत है, जिसका यह कहना है कि अब हम तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और ये लोकतंत्र की हत्या है। तो ये जो महाराष्ट्र की महाभारत है, ये अभी खत्म नहीं हुई है और एक को सिंबल मिला और दूसरा चला कोर्ट। तो चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव ठाकरे का उनको एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने नाम और सिंबल दोनों एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग का यह फैसला आया है और उद्धव ठाकरे गुट इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है। आइए सुनते हैं एक एक करके दोनों गुट के जो नेता हैं उन्होंने क्या क्या कहा। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश पे जिंदा रहे या मर जाए। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है कि भाजपा के कौन से लोग? क्योंकि भाजपा के असली लोग जो है, भाजपा के असली लोग है दिखाई नहीं दे रहे, सब बाजारू लोग वहाँ है और वही ज्यादा बकते हैं। सर, आपने पीएम को टारगेट करके एक बात कही। पीएम को टारगेट नहीं मैंने किया, क्योंकि आप तो पीएम हैं और अगर वो इसमें दखल अंदाजी देते तो ऐसे ये खुलेआम प्रजातंत्र की हत्या नहीं होती। आइए आपको बताएं एक टाइमलाइन कि ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे, शुरुआत कैसे हुई और कैसे धीरे धीरे करके यहां तक पहुंचा है। तो जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने अपनी बात रखी। विधायकों के अयोग्यता पर कोर्ट फैसला करे, ऐसा शिंदे गुट ने कहा। चुनाव आयोग नाम और निशान पर फैसला करे, ये शिंदे गुट ने कहा। इसके बाद उद्धव गुट बनाम शिंदे गुट हो गया। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अगस्त 2022 तक का समय दिया। दोनों गुटों से नाम और निशान पर अपनी दलीलें रखने को कहा। उसके बाद अक्टूबर 2022 में, तो जुलाई की बात हुई, अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम निशान को जब्त किया। दोनों गुटों को अलग अलग नाम और निशान दे दिए गए। उद्धव गुट को जलता हुआ मशाल मिला और नाम मिला शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। शिंदे गुट को नाम मिला बाला साहेब बांची शिवसेना और निशान मिला तलवार और ढाल। उसके बाद दिसंबर 2022 में, उसके 2 महीने बाद, उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, चुनाव निशान और नाम को फिर से दिया जाए। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने के सामने शिंदे गुट ने वकील जो उनके थे महेश जेठमलानी, उन्होंने दलीलें रखी। महेश जेठमलानी के 2018 में शिवसेना के संविधान में बदलाव को गैर कानूनी कहा उन्होंने। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए, यानी कि वकीलों की लड़ाई हुई। उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी बातें रखने के लिए और वक्त मांगा। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रुकने की अपील की। उसके बाद फरवरी 2023 में अयोग्यता मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज की बेंच में भेजा और चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम और तीर कमान निशान दे दिया। तो इससे आपको यह समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी क्योंकि ये फैसला आना है, उस फैसले से पहले निर्वाचन सदन यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से एक फैसला सुना दिया गया है। अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है
सोहित मिश्रा हमारे साथ है और मैं सोहित के पास जाना चाहता हूं। सोहित, तो अब अगर हम उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो जो उम्मीद अब बची है वो उच्चतम न्यायालय से ही बची है कि वहां अगर कुछ राहत मिले सो मिले। यहां इलेक्शन कमीशन से तो मामला खत्म ही है उनके लिए। बिल्कुल। देखिए संकेत, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये अपील की थी कि चुनाव आयोग ये फैसला तब तक ना सुनाए जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला नहीं आता है, तभी ये मान लिया गया था कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी पता है कि जो चुनाव आयोग का फैसला होगा वो एकनाथ शिंदे के फेवर में जा सकता है, और हुआ भी वैसे ही। और इसलिए अब जो पूरा मामला है, सोमवार के दिन जो मुझे जानकारी मिली है, सोमवार के दिन उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और कोशिश ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए। संकेत, मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं मैं हूं कहां पर। ये वर्षा बंगला है जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिलहाल मौजूद हैं। अब शिवसेना जो पार्टी है वो औपचारिक तौर पर उनके पास ही है, और अभी तक उनके पार्टी का नाम बाळासाहेबांची शिवसेना था, जो अब शिवसेना हो गया, और धनुष्य बाण उनके पास है। और ऐसे में अब इनकी कोशिश क्या होगी ये भी मैं आपको बता दूं। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है संकेत, 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के अध्यक्ष थे, उनका जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो 23 जनवरी को खत्म हो चुका है। अब जब औपचारिक तौर पर शिवसेना नाम और जो धनुष्य बाण का सिंबल इन्हें मिला है, उसके बाद जो पहला जो कदम एकनाथ शिंदे की ओर से होगा वो ये होगा इंटरनल वोटिंग कराने का, और उसमें वो खुद एक तो अध्यक्ष बनेंगे पार्टी की, नंबर 2 जो और कई सारे बदलाव करने हैं इंटरनल पार्टी में उसे किया जाएगा ताकि इससे वो अपने आप को मजबूत कर सकें। और इसके टाइमिंग को देखिए संकेत, अभी बीएमसी चुनाव आने वाले हैं जहां पर 25 साल से शिवसेना सत्ता में है, ठीक है, और जो धनुष्य बाण का जो चिन्ह है या फिर शिवसेना जो नाम है उसी के ऊपर ये अभी तक कई सारे पार्षद जीत के आए हैं। अधिकांश जो पार्षद हैं वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब जब शिवसेना नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को मिल चुका है, इसके बाद वो क्या करते हैं ये देखना अहम होगा। कल से अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जो नए राज्यपाल हैं वो आज शाम को ही यहाँ पर पहुँचे हैं, कल वो यहाँ पर औपचारिक तौर पर वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे, और ठीक उसी समय एकनाथ शिंदे को जो शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह है वो मिल चुका है। तो एक तरीके से ये जो पहली बात संकेत आपको याद होगा, जिस दिन एकनाथ शिंदे सूरत पहुंचे थे, हमने फ़ोन पर सुबह पहली बार बात की थी एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से, पहले दिन से वो कह रहे थे उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि हम ही असली शिव सैनिक हैं, शिवसेना पार्टी से हम नहीं निकले बल्कि हम ही असली शिव सैनिक हैं और हम ही इसे आगे लेकर जाएंगे, और वही फिलहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ समय में यहाँ पर जो जानकारी मिली है वो खुद यहाँ पर आएंगे, हमारी कोशिश होगी उनसे बातचीत करने की, और यहाँ पर शायद सेलिब्रेशन पहले भी हुआ आगे भी होगा, क्या कुछ किया जाता है वो देखना अहम होगा। उद्धव ठाकरे अभी बात कर रहे थे, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा वो भी हम बता देते हैं दर्शकों को। उन्होंने कहा कि अभी केवल सर्वोच्च न्यायालय, जिसका जिक्र आपने किया संकेत, कि सुप्रीम कोर्ट ही एक भरोसा हमारे पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर जाकर कह देना चाहिए कि लोकतंत्र देश में खत्म हो चुका है, ये उन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने कहा कि आप शिवसेना जो पेपर पर आपके पास है, लेकिन जो असली शिव सैनिक हैं वो हमारे पास है, और इसे लेकर सोमवार को ही वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हुई हैं। देखिए, जो चुनाव चिन्ह को लेकर जो मसला था वो चुनाव आयोग में चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो एक अलग चीज़ को लेकर वहाँ पर सुनवाई चल रही है। वहाँ पर ये कहा गया है कि एकनाथ शिंदे समेत कुल 16 ऐसे विधायक हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। अब उसकी हियरिंग लगातार चलेगी 21 तारीख के बाद से, लेकिन जो चुनाव आयोग के पास जो फैसला था वो तो चुनाव आयोग ने दे दिया, और चुनाव आयोग ने यही कहा कि 55 में से 40 विधायक और 19 में से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ में हैं, जो अधिकांश जो लोग हैं वो उनके साथ में हैं। इस वजह से सिंबल उनका हुआ गए हैं, उसके आधार पर ये फैसला दिया गया है, इसलिए सिंबल और नाम। तो अब एक महत्वपूर्ण बात ये होगी, सुप्रीम कोर्ट से ही सहारा उद्धव ठाकरे को, लेकिन अगर बीएमसी का चुनाव होता है और वो सिंबल एकनाथ शिंदे और नाम लेकर के लड़ते हैं तो उसका इंपैक्ट, उसका असर क्या होगा जमीन पर, ये एक बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोहित मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए, और आप इस खबर पर एकदम नजर बनाए हुए थे जब ये हो रही थी और अभी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आइए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कृष्णा हेगड़े हैं शिंदे गुट के, आनंद दुबे और किशोर तिवारी उद्धव गुट के, और विजय चोरमारे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कृष्णा जी, कि अब आपको सिंबल मिल गया है, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने बोला है कि लोकतंत्र की हत्या है, और भले ही आप सिंबल ले जाएं लेकिन जो ओरिजिनल धनुष बाण है वो उन्हीं के पास है।
देखिए, अभी हम जैसे आपने कहा एकनाथ शिंदे गुट, तो हम एकनाथ शिंदे गुट नहीं है, हम असली शिवसेना है। तो इलेक्शन कमीशन ने ही ये निर्णय दिया। इसके पहले भी उद्धव जी की जो पार्टी है वो गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में सिंबल के मामले में और शिवसेना के नाम के मामले में, और उन्होंने कहा कि इस पर इलेक्शन कमीशन ही तय करेगी कि इसके ऊपर क्या आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। और हम स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन के डिसीजन का कि उन्होंने हमारे पक्ष में दिया। और पक्ष में क्यों दिया? क्योंकि ये एक नेचुरल जस्टिस था। नेचुरल जस्टिस इसके लिए है क्योंकि 40 विधायक 55-56 में से हमारे पास है, 13 जो सांसद है 18 में से वो हमारे पास है, एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा हमारे पास है, जो स्टेट्स के प्रेसिडेंट है वो हमें सपोर्ट करते हैं, अलग अलग स्टेट्स इंडिया में जो है उनके प्रेसिडेंट हमें सपोर्ट करते हैं। 11 लाख शिव सैनिकों का प्रतिज्ञा पत्र हमने इलेक्शन कमीशन में सौंपा है। तो ये नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हमें नाम और सिंबल दोनों मिला है। और उद्धव जी ने जो कहा है हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है। आनंद दुबे जी आपने सुन लिया। कृष्णा हेगड़े जी का ये कहना है कि अब शिंदे गुट हमें मत बुलाइए, अब हम आधिकारिक रूप से शिवसेना है। संकेत भाई नमस्ते। लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। आज बिल्कुल हम सब निराश हैं, देश की जनता निराश है। लोग कहते थे कि चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, लेकिन हम कहते थे कि नहीं, हम एक फाइट कर रहे हैं, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग न्याय करता है। लेकिन पूरी तरह से बेबुनियाद ये बातें निकली। चुनाव आयोग केंद्र सरकार और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है और हम निषेध करते हैं आज के इस निर्णय का, क्योंकि हम बार बार हमारे नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे जी कहते आए, हम सब कहते आए कि चुनाव आयोग महाराज तब तक कोई निर्णय मत दीजिए जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले आने दीजिए, क्योंकि 16 विधायकों के निरस्त का मामला अभी चल रहा है। पार्टी किसकी है किसकी नहीं इस पर बहस करवाइए, सब कागज पत्र जमा करेंगे, एक समय आएगा उस पर भी निर्णय होगा। लेकिन आनंद फानन में जो टाइमिंग आज दी है, कल अमित शाह जी का महाराष्ट्र में दौरा है, आज यहाँ पर इन्होंने निर्णय हमारे खिलाफ दे दिया। अब आप देखिए कि महानगर पालिका का सामने चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हम क्या कहें? ये चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कल को तो कोई भी पार्टी में एमपी एमएलए यदि निकल गए और वो बहुत पैसे वाले हैं तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, किसी के साथ सरकार बना लेंगे। तब लोकतंत्र का अर्थ क्या रहा संकेत भाई? हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम दुहाई देते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की, लेकिन आज सब विफल नजर आ रहा है। आज केंद्र सरकार और भाजपा ने पूरे लोकतंत्र को अपने हाथ में रख लिया। यहाँ तक कि चौथा स्तर मीडिया भी अब उससे अछूता नहीं है, उन पर भी दबाव है। ठीक है। विजय चोरमारे जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात ये कही जा रही है कि यहां पर अगर विधायक और एमपी अगर बहुतायत में हो तो आप विधानसभा में या संसद में आप उस संसदीय दल वो आपके नाम से जाना जा सकता है, लेकिन पार्टी आपके नाम की हो जाएगी या नहीं उसके लिए एक प्रक्रिया और बड़ी होती है। चुनाव आयोग का यह मानना है कि उन्होंने वो प्रक्रिया पूरी करके अपने निर्णय पर आ गए। संकेत जी एक बात देखिए, चुनाव आयोग का आज का जो फैसला है वो संदेहजनक है, क्योंकि जो पूरा चुनाव आयोग का जो उन्होंने ऑर्डर दिए वो तो इतने कम वक्त में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें उन्होंने कौन कौन सी बातों पे जोर दिया है, कौन से मुद्दे ध्यान में लिए, ये पूरे जानने के बाद उस पर विस्तृत टिप्पणी की जा सकते है। मगर उद्धव ठाकरे जी ने एक जो बात कही कि उनके तरफ से उन्होंने शपथ पत्र मांगे, उनके तरफ से बहुत सारे कागजात मांगे, बहुत सारे सदस्यों की लिस्ट मांगी, ये सारी चुनाव आयोग ने कवायद किस लिए की? फिर अगर फैसला जो तुमको जो एमपीज और एमएलए के आंकड़ों के बल पर देना था, तो ये सारे कवायद क्यों की? तो शुरू से जब से मामला शुरू है संकेत जी, ये लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक जो कुछ चल रहा है सारा स्क्रिप्टेड मामला है। एक बात देखिए कि पहले जब रमन्ना चीफ जस्टिस थे तब उन्होंने चुनाव आयोग को मना किया था कि जब तक एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। बाद में वो गए, चंद्रचूड़ साहब आए, चंद्रचूड़ साहब ने वो कह दिया कि वो
ठीक है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, वो उनकी सुनवाई कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जो तब चल रहा था, तब चुनाव आयोग के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपने युक्तिवाद कर रहे थे कि चुनाव आयोग के पास चुनाव आयोग का इसमें क्या इंटरेस्ट था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय देने वाला है तो चुनाव आयोग पहले से इसमें बहुत सा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था। और ये जो फैसला आया है चुनाव आयोग की तरफ से, महाराष्ट्र में किसी को भी इससे अलग फैसले की अपेक्षा नहीं थी। ठीक है, ठीक है। किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो अब क्या माने कि अब सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ही सारी उम्मीद है। और विजय चोरमारे तो बहुत निष्पक्ष बोले। आनंद ने हमारी बात तो रखी ना आपके पास कि इलेक्शन कमीशन ने पक्षपाती बर्ताव किया और इलेक्शन कमीशन डे टू डे रिपोर्टिंग भी पीएमओ को करता था। ये मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं। और जिस प्रकार के लोगों को वहां पर कमिश्नर बनाया गया, इस पे तो पहले से विवाद है, लेकिन इतनी सारी चीजें बुलाकर कह देना कि एक नाथ शिंदे की शिवसेना ही शिवसेना है, तो बहुत बड़ी बात है। एक गठ जो बीजेपी के दबाव में, स्वायत्त संस्थाओं के दबाव में और भारी मात्रा में 5,000 करोड़ के खर्चे करा के तोड़ा गया और पार्टी तोड़ी गई और पार्टी का टूटा हुआ घड़ा ओरिजिनल पार्टी बन जाता है केवल बिकाऊ लोगों से, तो ये गलत है। अब मैं कृष्णा हेडगे यहाँ है तो ज्यादा उस पर बोलूंगा नहीं, लेकिन जनता में हम जाने का तय कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमें आज भी विश्वास है। तो इलेक्शन कमीशन से तो फैसला आ गया, अब 2 जगह फैसला होना है। एक जनता की अदालत में जो कि बीएमसी के चुनाव में होगा, और दूसरा एक बात बोलूं, सुप्रीम कोर्ट में जो कि उच्चतम न्यायालय। मैं बोल रहा हूं जनता की अदालत ये अंतिम है और जनता के अदालत के लिए हमने तैयारी कर ली है और हमारे हाथ में मशाल है और अब हम क्रांति के ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कितनी क्रांति लाएगा। कृष्णा हेगड़े, आनंद दुबे, किशोर तिवारी और विजय चोरमारे जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। भारत में अमेरिकी अरबपति के बयान के बाद मचा हुआ है एक बवाल। जॉर्ज सोरोस ने अदानी समूह को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्ष भी कुछ बात कर रहा है, लेकिन उस तरीके से हमलावर नहीं है सरकार पर इस बयान को लेकर के, क्योंकि बात देश के खिलाफ षड्यंत्र की केंद्र सरकार ने कर दी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सबसे पहले जानते हैं जॉर्ज सोरोस हैं कौन। आइए देखते हैं ये प्रदर्शन। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये जॉर्ज सोरोस हैं कौन, जिनके कमेंट से एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जॉर्ज सोरोस एक 92 साल के अमेरिकन हंगेरियन अरबपति और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर कुछ लोगों में आते हैं। फोर्ब्स के हिसाब से इनकी नेट वर्थ $6.5 बिलियन US के करीब है। ये एक हेज फंड टाइकून है। हेज फंड माने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप और साझे फंड। अब सोरोस 1969 से 2011 तक क्लाइंट्स का पैसा भी मैनेज करते थे अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब इनकी रूट्स की बात करते हैं। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ हंगरी में। आगे जाकर विश्व युद्ध 2 के दौरान ये नाजी ऑक्यूपेशन के भी सर्वाइवर थे। उसके बाद ये कम्युनिस्ट हंगरी से भागकर इंग्लैंड आ गए 1947 में, जहां इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। अब इनकी राजनीतिक झुकाव की बात करते हैं, क्योंकि अब भारत में इन्होंने एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। फोर्ब्स के मुताबिक ये अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, जहां से उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, उस पार्टी के सोरोस सबसे बड़े दाताओं में से एक हैं। इन्होंने 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस में $125 मिलियन के दान भी किए थे। अब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके पूर्व राष्ट्रपति और हिलरी क्लिंटन के पॉलिटिकल कैंपेन्स को भी सपोर्ट किया था। बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति के पॉलिटिकल कैंपेन्स को भी सोरोस ने सपोर्ट किया था। और ये
पहली बार नहीं है जब सोरोस ने कुछ कंट्रोवर्शियल कहा है। इन्होंने पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और टर्की के अर्डोआन के खिलाफ भी कमेंट्स दिए हैं। 2021 में टर्किश राष्ट्रपति ने सोरोस पर इल्जाम लगाया था कि वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को सहारा दे रहे हैं और वो टर्की को बांटना चाहते हैं। 2022 में सोरोस ने कहा था कि शी जिनपिंग ओपन सोसाइटीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है और कई सत्तावादी देशों में सोरोस के कमेंट्स और काम देखे गए हैं। 1992 में इन पर ब्रिटिश पाउंड की कीमत कम करने का भी आरोप लगाया था और रिपोर्टेडली इन्होंने इससे $1 अरब का मुनाफा कमाया था। तो आपको प्रियांशी ने बताया कि कौन है जॉर्ज सोरोस और क्यों ये इतने विवादास्पद रहे हैं। अब जॉर्ज सोरोस ने जो कहा है, इसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, वो जो है वो आपको बता दें। दरअसल म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में इन्होंने एक अपनी बात रखी। मोदी अदानी के मुद्दे पर शांत हैं, ऐसा इन्होंने बोला, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। ये सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा, बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने का दरवाजा खोल देगा। मुझे उम्मीद है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा, ये उन्होंने बयान दिया। अच्छा, इस पर सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह भारत पर हमला है और इस हमले का जवाब हर भारतीय को मुंह तोड़ तरीके से देना चाहिए। सोरोस ने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने अटैक का मेन पॉइंट बनाएंगे। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। अब आपको यह बता दें कि कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरोस के बयान की निंदा की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री से जुड़ा अडानी घोटाला, ये उनके शब्द हैं, भारत में लोकतांत्रिक पुनर्स्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस विपक्ष और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तक नहीं कर सकते, वो तय नहीं कर सकते। तो ये दोनों तरफ से बात हो गई। सरकार ने जो बोला, विपक्ष ने जो बोला। इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने तय किया कि अब इस मामले में और बात नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमलावर है भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते। क्या है सोच और किस तरीके से इस चीज को समझा जाए, आइए पहले स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर का। पूर्व मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में। जावड़ेकर जी, भारत सरकार यूएस बिजनेस टाइकून की कौन सी बात पर गंभीर आपत्ति लेती है? ये केवल एक सोरोस उद्योगपति का बयान नहीं है, एक चेन ऑफ लिंक है, एक लिंक है। जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री होती है, सीए पर प्रोटेस्ट होता है, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, रेड फोर्ट पर 26 जनवरी का वायलेंस होता है, वेरियस मैलिशियस लिटिगेशंस लगाते हैं, ये सब टूल किट का हिस्सा है। और इसलिए भारत को बदनाम करना, प्रधानमंत्री को बदनाम करना, ये साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और इसलिए ऐसे सारे ग्रुप, और जिसमें जॉर्ज सोरोस का भी, सोरोस कोई ये नहीं है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में जितना बोले कम है। लेकिन आज का मुद्दा है कि ये भारत पर अप्रत्याशित एक आक्रमण है, मोदी को बदनाम करने की कोशिश है। और ये इसलिए हो रही है कि मोदी को जनता का प्यार है, विश्वास है, और भारत में लोकतंत्र मजबूत है। कल त्रिपुरा में 80% से अधिक लोगों ने वोट दिया। तो ये भारत में एवरेज 70% वोट होता है। अनेक अमेरिका से लेकर यूरोप में ऐसा नहीं होता इतना परसेंटेज में वोट। और ये देश में मोदी जी ने 2014 में जो विजय पाया, वो 30 साल के बाद पहली दफा स्टेबल सरकार आई। तो ये स्टेबल एंड स्ट्रांग सरकार है, इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत दुखी है और इसलिए वो मोदी पर अटैक करते हैं, क्योंकि वो उनको हरा नहीं सकते, इसलिए बदनाम करो। और इसलिए ये काम लगातार चल रहा है। विपक्ष के कुछ दल, कुछ बाकी तत्व, कुछ पत्रकार, कुछ विदेशी ताकतें,
और एनजीओ के नाम पर काम करने वाले संगठन, इनका जो ओपन सोसाइटी है जॉर्ज सोरोस का, वो 84 देशों में क्या काम करता है वहां का जरा रिपोर्ट ले लो। तो कोई पॉजिटिव काम तो नहीं कर रहे। नहीं, तो इनके काम जो हैं वो संदेह में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और जगह आए हैं, ये बात से मैं सहमत हूं। उसको लेकर के बहुत चर्चा, बहुत विवाद और बहुत बहस भी होती है। लेकिन ये जो आप आरोप लगा रहे हैं प्रकाश जी, इसका कोई सबूत है सरकार के पास या ये आपका मानना है? तो मुद्दा बिल्कुल साफ है कि उनके टूल किट एक्सपोज हो गया। सबूत क्या चाहिए? उसमें तो सारा सबूत था कि किस तरह से दंगा होगा, किस तरह से लोग आएंगे, किस तरह से क्या करेंगे, किस दिन को करेंगे, कैसा करेंगे, ये जो जो बताया वही हुआ। तो ये तो साजिश होती है ना, और ये अनेक देशों में ऐसा करते हैं, तो भारत में भी कर रहे हैं। क्योंकि मोदी एक ऐसे नेता मिल गए जिन्होंने स्थिर सरकार दी, जिनको जनता का प्यार हर साल बढ़ रहा है। अप्रूवल रेट आफ्टर 9 years, if it is reaching its height, that means एक बहुत नेता जिनको, और उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा कि मुझे 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है, वो विश्वास है। और वो जो विश्वास है उसको लोग डरते हैं। क्या क्या सुझाव देते हैं? एक बड़ी विदुषी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को एक ही टर्म मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये ईवीएम की गड़बड़ी है। अब हद हो गई, 12 राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर भी ये इस तरह के आरोप करते। ये सब एक हताशा है, निराशा है, एक विश्वासघात है, भारत पर आक्रमण है। नहीं, वो और तो भारत देखिए, ये को और आपके मोदी प्रकाश जी को देखिए, बदनाम ये तो करने की कोशिश है। पार्टी के विचार या आपके निजी विचार की तरह तो प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन प्रमाण के रूप में इस चीज का ये एक व्यू हो सकता है। ये फैक्ट है या नहीं, उसको तो जांच ही बताएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो फिर आपको नहीं लगता है कि अगर आप कहते हैं इतना बड़ा षड्यंत्र है तो एक जांच हो जानी चाहिए इसकी? नहीं, जांच क्या है? जनता का है, भारतीय जनता का मोदी पर का विश्वास, यही उसका उत्तर है। और इसलिए उसकी दूसरी जांच, वो तो बोले हैं, उसमें कोई छिपाने वाला बात नहीं है। उन्होंने बोला है, उसी को हम टिप्पणी दे रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये मोदी को बदनाम करने की साजिश है, ये भारत पर को बदनाम करने की साजिश है। और ये इस तरह के अनेक प्रयासों की मैंने लिस्ट पढ़ी, तो इसीलिए हमने कहा, जैसे हिंडनबर्ग का भी, वो तो शॉर्ट सेलर है, वो फायदे के लिए कुछ भी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन उस विषय में मैं आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सेबी और बाकी लोग उसको देखते हैं, ये कोई सरकार का मसला है नहीं। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर पवन वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन वर्मा जी, सरकार का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए संकेत जी, भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्तर पर है विश्व में इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। और संभावना ये है कि एक लोकतांत्रिक देश आर्थिक तरक्की भी करेगा और अपने अंदरूनी मामलों को सुधारने और सक्षम करने में सक्षम है। अब ऐसी परिस्थिति में जब भारत उभर रहा है, भारत पर और भारत में क्या हो रहा है उस पर टिप्पणी होगी। मेरा ये कहना है कि वाटरगेट हुआ अमेरिका में, पूरे विश्व में उस पर टिप्पणी हुई। अब ये समझना कि ये टिप्पणी वहां के राष्ट्रपति पर, एक अमेरिका पर एक कॉन्स्पिरेसी है या एक राष्ट्रीय रणनीति के तहत अमेरिका पर एक आक्रमण है, मुझे लगता है कि थोड़े से और परिपक्व तरीके से सरकार को भी और हम सबको इन बातों को लेना चाहिए। यानी कि किसी ने कोई कमेंट किया, जॉर्ज सोरोस है कौन, वो करे।
हमारे पास उसके जवाब हैं जो हम अपने अंदरूनी स्तर पर उसका उत्तर देंगे। पर अब हर ऐसी टिप्पणी जो कि हमारे अनुकूल नहीं है उसको राष्ट्रीय खतरा साबित करना, मैं समझता हूं मेरे समझ से ये एक बचपना सा है, क्योंकि भारत अब ऐसा देश है जहां पर लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और बहुत सी बातों पे अगर तारीफ भी होगी तो आलोचना भी होगी। तो इसमें इतनी बड़ी साजिश और एक सीनियर मंत्री का उस पर इस तरह से एक जवाब देना कि साहब भारत के खिलाफ तो एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हमें शोभा देता। जी, एम्बेसडर पवन वर्मा ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक परिपक्व होना चाहिए और दूसरा बचकाना। तो क्या हम लोग कुछ ज्यादा ही मायने निकाल रहे हैं? अगर सोरोस कुछ इस तरीके का षड्यंत्र कर भी रहा है तो उसके खिलाफ जांच करें, उसको ना होने दें अगर ये षड्यंत्र है तो। और अगर ये षड्यंत्र मान लीजिए है तो क्या उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता? रोक दें आप एजेंसी इस्तेमाल करके, ना होने दें षड्यंत्र। और दूसरी चीज, जैसे कि एम्बेसडर वर्मा बता रहे थे कि भारत इससे बड़ा है, लोग बोलते रहेंगे, उभरते हुए भारत को देख करके लोग चिढ़ेंगे, जलेंगे, कुढ़ेंगे, लेकिन इतने बड़े देश का क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे? या इस बारे में बात करके हम उतने परिपक्व नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए? ये कुछ बातें हैं सोचने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वन नेशन वन पॉलिसी लागू करने को लेकर गंभीर है। कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, उम्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इससे ऑर्गन की राह देख रहे मरीजों की राह आसान होगी। मगर सवाल है, क्या पूरे देश में नीति लागू हो पाएगी? क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और कुछ राज्यों में इस मामले के अपने नियम हैं। 29 साल के सोनू 2 बच्चों के पिता हैं। अपने माँ पिता का भी इकलौता सहारा हैं। उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। दिल्ली के जीबी पंत में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि तुम्हारा लीवर डैमेज है, बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरह से पूरा डैमेज है। इसमें मैंने पीएम जी को भी ट्विटर किया था, प्लस केजरीवाल जी को भी ट्विटर किया था, कोई भी सपोर्ट में नहीं, कोई मैसेज नहीं आया कहीं से भी। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बारे में बताया था कि ट्रांसप्लांट करा लो, बिल्कुल फिट रहोगे। आने वाले वक्त में सोनू जैसे जरूरतमंद मरीजों की राह आसान होने वाली है। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑर्गन प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब किसी भी उम्र के लोग ऑर्गन को लेकर रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। पहले 65 साल के ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते थे। दूसरा, डोमिसाइल की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन मुमकिन है। और तीसरा, रजिस्ट्रेशन को लेकर अब कोई फीस नहीं चुकानी होगी। अब तक महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, गुजरात सरीखे राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए 5 से 10 हजार रुपए चुकाने पड़ते थे। मगर चुनौती राज्यों से सहमति बनाने और उसको लागू करवाने की है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर अपनी नीतियां हैं। जानकार मानते हैं कि राज्यों से सहमति बनाई जा सकती है। 3 चीज ऑर्गन डोनेशन में बहुत क्रिटिकल है। पहला, सेंट्रल रजिस्ट्री, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रजिस्ट्री होना चाहिए। दूसरा, हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी, क्योंकि अगर ऑर्गन मिल भी जाता है और वहां वो सुविधा नहीं है उस अस्पताल में, तो फायदा क्या है? हार्वेस्टिंग फैसिलिटी क्रिएट करना। तीसरा, मेरे विचार से इसको भी एक अभियान के रूप में कुछ फाइनेंशियल बैकिंग के साथ राज्य सरकार को केंद्र सरकार को एक कार्यक्रम प्रत्येक राज्य में चलाना चाहिए। साल 2013 में कुल 4,990 ऑर्गन डोनेशन हुए, जो साल 2022 में बढ़कर 15,561 जा पहुंचे। अब सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के स्कूल के कैरिकुलम में एक पाठ भी तैयार किया है। लोगों को लेकर सरकार की चिंता तो है, पर चुनौतियां भी कम नहीं। राज्यों के बीच सहमति बनाने से लेकर लोगों को अंगदान के लिए आगे लाने तक लोग प्रेज भी करें और ये
सरकार के रिकॉर्ड में भी रहे। सोच स्वस्थ भारत का है, पर साकार हमारे आपके जरिए ही मुमकिन है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में बस इतना ही, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर चलता रहेगा।